नमस्कार, मैं हूं बाबू शेख। आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में चर्चा करने के लिए इंदौर के आईजी हरिनारायण मिश्र सर आज हमारे साथ में रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो तो बेहतर ही काम कर रही है, लेकिन इंदौर पुलिस या इंदौर संभाग पुलिस की बात करें, यहाँ की पुलिस जो है चौबीसों घंटे अब कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इंदौर में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं उस बीच भी पुलिस चौबीसों घंटे काम कर रही है। जब इंदौर के डीआईजी थे हरिनारायण चार्य मिश्र जी, उन्होंने प्रभार संभाला था, उस समय चौबीसों घंटे पुलिस चौकन्नी से काम कर रही थी। अब वो आईजी बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक बड़ी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन भारत बहुत में। बहुत धन्यवाद। सर, जब आपने पदभार संभाला था उस समय कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था, चौबीसों घंटे आप भी काम कर रहे थे, आपकी टीम भी काम कर रही थी। कैसे आपने कोविड को रोका, अपने आप का बचाव किया, पुलिस प्रशासन का बचाव किया? पिछले साल अप्रैल में जब कोविड के आंकड़ों को देखा गया तो अप्रैल के पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा जो कोविड के मरीज थे मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, दूसरे सबसे ज़्यादा दिल्ली में थे, उसके बाद तीसरे नंबर पे इंदौर था। इंदौर मुख्य तौर पे यहाँ के आबादी और यहाँ के विस्तार को देखते हुए संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरीके से एक अच्छी टीम के रूप में यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के प्रशासनिक टीम ने, यहाँ की स्वास्थ्य कर्मियों ने, यहाँ के अनुशासन प्रिय लोगों ने, नागरिकों ने, सबने मिलकर एकजुट से जैसे काम किया, धीरे धीरे चुनौती कम होने लगी। हालांकि लगातार इस चुनौती से आने वाले दिनों में एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे अन्न का वितरण हो, चाहे लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने की बात हो, चाहे तकनीक का उपयोग किया गया हो, पुलिस ने 500 के आसपास कैमरे अस्थायी तौर पे लगवाए, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, कंटेनमेंट जोन्स को सख्ती से लागू कराने के लिए तमाम तकनीक के उपयोग हो सकते हैं उसका उपयोग किया गया, जगह जगह गाड़ियों पर और मुख्य तौर पर अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इन जगहों पे लोगों के बीच में हर चौराहों पर, हर जगहों पे मुख्य तौर पे तकनीक के जो भी साधन हो सकते हैं, जगहों पे लाउड स्पीकर लगाए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और साथ ही साथ कार्रवाइयों के अलावा पुलिस ने एक प्रोएक्टिव होकर के कई नुक्कड़ नाटकों से लेकर के अलग अलग यमराज और अलग अलग वेशभूषा में पुलिस के जवानों को उतारा ताकि एक संदेश, कड़ा संदेश पहुंचाया जा सके। और इन सब पूरे सम्मिलित प्रयासों का नतीजा रहा कि लोगों में जागरूकता भी आई, लोग इसको लेकर के संजीदा रहे और धीरे धीरे ये चुनौती कम होने लगी। धीरे धीरे चुनौती कम हो भी गई थी, यही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कम हुई थी। लेकिन समय के साथ चूंकि स्ट्रेन बदला, ये चुनौती ऐसी है कि नए नए स्वरूप बदल रही है, म्यूटेशन के कारण इसके वायरस की प्रकृति बदल रही है, इसलिए वर्तमान स्वरूप में एक नई चुनौती आई है। बहरहाल इसको लेकर के हम लोग पूरी तरीके से नए सिरे से इस चुनौती से भिड़ रहे हैं और इसको निपटने के लिए पूरी तरह से हम लोग आमादा हैं। जब पूरा देश, पूरे जो लोग थे वो घर के भीतर थे, जब कोरोना महामारी शुरू हुई उस समय पुलिस ग्राउंड पे काम कर रही थी, कहीं पुलिसकर्मी हमारे शहीद भी हो गए। लोगों ने उस समय कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं जब राहत मिली तो उसके बाद लगातार वो मास्क नहीं लगाया उन्होंने, और कहीं ना कहीं शादी समारोह या अन्य जगह पर जाने लगे। एक बार फिर कहीं ना कहीं कोरोना ने दस्तक दी और इस बार कहीं ना कहीं कोविड और तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पुलिस की जो कहीं ना कहीं काम करने की शैली है, लोगों के बीच में जाके उन्हें समझाइश दे रही है, पुलिस उनका चालानी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोगों को कहां पर लापरवाही हो रही है और लोग क्यों लापरवाही कर रहे हैं? पुलिस इस पूरे परिदृश्य में पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर हम देखें तो पुलिस ने न सिर्फ प्रोएक्टिव होकर के लोगों को समझाइश दिया, लोगों को समझाया, तरह नुक्कड़ नाटक, संदेशों के माध्यम से, तरह तरह के मैसेजेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश को पहुंचाया है। लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं कि उसको पालन नहीं करते हैं, जानबूझकर कुछ लोग उसका उल्लंघन करने में अपनी शान समझते हैं, तो फिर ऐसे मौक़ों पर फिर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करती है। और वैधानिक कार्रवाई इसलिए की जाती है कि जो लोग इस तरह का मैसेज फैलाते हैं, इस तरह से लापरवाही दिखाते हैं, उन्हें सिर्फ खुद का बल्कि आसपास के परिवेश को दूषित करते हैं, आसपास के बच्चों में, अपने परिजनों में इस तरह का एक झूठा भ्रम फैलाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं घातक हैं। मुख्य तौर पे इस तरह की बड़ी आपदा से निपटने में सबका सम्यक सम्मत प्रयास होना जरूरी है, और जो कोई भी चीज़ उस प्रयास में एकजुट होने में बाधा बनेगी, पुलिस उसके खिलाफ खड़ी रहेगी।
अभी भी लगातार जो है पुलिस काम करी, सायरन बजाकर पुलिस चौबीसों घंटे लोगों के बीच में गई, लोगों को समझाइश दी। अब कहीं न कहीं जिस तरीके से कोविड वापस से जो है दस्तक दे रहा है, संभाग की बात करें सर, तो इसे कहीं जो इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं आपके, उनको वहाँ पर कैसे मुसीबतों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ा? क्योंकि गाँव के लोग कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे, वो लापरवाही कर रहे, उनको कैसे सख्ती से उनसे देखा जाएगा? कई जगहों पे ये समस्या आई है। मुख्य तौर पर देखें तो धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में भी कुछ केसेज आए हैं। इन जगहों पे भी कुछ केसेज आए हैं। उसको लेकर के लगातार न सिर्फ चिंता बल्कि उसके लिए तत्काल प्रयास भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। इंदौर एक ऐसा सेंटर है जिसमें हर जगह के लोग जो स्वास्थ्य से इस चुनौती से जूझ रहे हैं, वो इंदौर में एक अच्छे इलाज के लिए आते हैं। जी। न सिर्फ आम व्यक्ति बल्कि जवानों की भी बात करें तो जवान भी 8-9 जिलों में कहीं भी अगर किसी तरह की समस्या आती है तो वो भी इंदौर आते हैं, यहाँ के स्वास्थ्य चिकित्साओं का सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। और साथ ही साथ इंदौर में अगर हम खास तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी अगर जटिलता किसी जवान को हो रही है, उसको देखने के लिए उससे संपर्क करें और तत्काल पुलिस उस तक पहुंचेगी। उस स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पुलिस का एक पूरा ख्याल करती है। पूरी हमारी टीम है जो लगातार नज़र रखती है, ताकि उस व्यक्ति को उस समय में जबकि वो अकेला हो, बीमार हो, मानसिक रूप से अवसाद से गुजर रहा हो, उसको इस बात का जरा भी एहसास ना हो कि वो अकेला है। वो पूरी तरह से पूरी पुलिस परिवार साथ में, टीम साथ में, तो इसके जवानों का हौसला बढ़ा भी है। और मुझे लगता है कि शुरुआती 1-2 घटनाओं के बाद लगातार अच्छी रिकवरी हुई है। जवान इससे पूरी तरीके से मजबूती से लड़ करके बाहर निकले हैं। जैसा कि नाइट कर्फ्यू सर इंदौर शहर में लगाया गया है, पुलिस अलग-अलग जगह पर जो है चेकिंग अभियान भी चला रही है। संभाग में भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ चल रही है, लोगों को समझाइश देने की या रात में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग खाने-पीने के लिए निकलते हैं, उसके कारण भी ये कोविड फैल रहा है। न सिर्फ लोगों को समझाइश दी जा रही है, न सिर्फ इसमें लोगों तक संदेश को पहुँचाया जा रहा है, बल्कि जो कुछ दूसरे राज्यों से बसें आ रही हैं, उन्हें भी रोका गया है। जी। जो महाराष्ट्र और बाकी सीमावर्ती प्रदेशों में जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है, वहाँ से उन बसों को रोका गया है, उन साधनों को रोका गया है। उद्देश्य यह है कि जिस तरीके का भी इसका प्रसार हो, प्रसार के जितने भी साधन हैं, माध्यम हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अभी तक के पूरे प्रयास में पुलिस सफल भी हुई है। थानों पर जिस तरीके से लोग शिकायत करने जाते हैं किसी भी मामले की, तो ऐसे में कोविड फैल रहा है, उन लोगों के लिए क्या चुनौती रहेगी और लोगों को क्या समझाइश देने के प्रयास किए जा रहे हैं? थानों में जो लोग भी जाते हैं, थानों में सैनिटाइज़र रखे गए हैं। मुख्य तौर पे मास्क का इस्तेमाल किया गया है। जो लोग बाहर से जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा, उन्हें मास्क दिया भी जाता है ताकि मास्क लगा करके ही वहाँ आएँ। और साथ ही साथ जो वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे रैलियाँ हैं, कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जो अपरिहार्य रूप से पुलिस को संभालने हैं, तो उन सारे जगहों पे पुलिस फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करे, इसके भी आदेश जारी किए गए हैं। फेस शील्ड इस तरह के संक्रमण को रोकने में काफ़ी कारगर है, तो पुलिस उसके लिए भी प्रयास करती है। अभी कहीं रैलियाँ, शादी समारोह या कहीं लोग जो है परमिशन नहीं ले रहे, वो इस तरीके के आयोजन कर रहे, उन पर कैसे कार्रवाई की जाएगी और क्या गाइडलाइन तय की गई है सर? 144 का उल्लंघन में 188 की तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आईपीसी में भी कुछ धाराएं तय की गई हैं। 188 के साथ साथ 269, 271, 272 ऐसी धाराएं हैं जिसमें मानव जीवन को खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। और विगत दिनों में उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई की भी गई है। जो लोग संक्रमित हुए थे पुलिसकर्मी, वो शहीद हो गए, उनके परिवार को किस तरीके से राहत दी जा रही है? उनके परिवार में कैसे नौकरियां दी जा रही है, क्योंकि उनकी उत्साह बढ़े और आगे और उनके परिवार के लोग पुलिस विभाग में आए? किसी भी तरह की इस तरह की आपदा में पूरा पुलिस परिवार साथ है। उस जवान, उस शहीद, उस व्यक्ति के साथ जो इस आपदा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उसमें जो भी अभी हुई है उसमें नौकरी दी गई है, अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। उनको बेहतर ढंग से प्लेस करने की कोशिश की गई है कि जिन जगहों पे सुविधाजनक हो और कुछ मामलों में बेहतर पदोन्नति के साथ अनुकंपा दी गई है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सद्भावना के रूप में से लिया जाए कि इसको लेकर के पूरा विभाग और शासन और तमाम जो हमारी पूरी एक टीम है, वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के संजीदगी से काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो राशि या अन्य जो चीज़ें हैं उनमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, सुविधा तत्काल मिले,
तत्परता से मिले, इसको लेकर के भी पूरी टीम जो है वो तत्पर रहती है। और अभी जो भी केसेज हुए हैं उसमें तत्परता से पुलिस ने उन लोगों को राहत पहुंचाई है। आपके रहते हुए सर माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई की गई, चाहे वो भू माफिया हो या खदान माफिया हो या शराब माफिया हो, और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इंदौर को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ अभियान में तो किया, लेकिन गुंडों को लेकर भी यहाँ से सख्ती से कार्रवाई की गई है। हर तरह के माफिया को ध्वस्त किया गया है, चाहे ड्रग माफिया हो, ड्रग माफिया जिसमें देश का सबसे बड़ा माफिया ड्रग का नेटवर्क 70 करोड़ रुपए की पकड़, या फिर मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो शराब माफिया हो या भू माफिया हो या किसी भी तरह के माफिया जो कि एक सामाजिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, उस पर पुलिस की टीम ने बड़ी मजबूती से काम किया है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कई दर्जन ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है, और न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि उनके अवैध निर्माणों को जमींदाज किया गया है। उसमें टीम ने संयुक्त कार्रवाई भी की है, अलग अलग विभागों की टीम ने। और इन कार्रवाइयों का एक प्रभाव ये पड़ा है कि इस तरह के न सिर्फ अपराधी शहर छोड़ के भाग गए हैं, बल्कि कई ऐसे हैं जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, जो नहीं बदले वो पूरी तरीके से जेल के फलाकों के पीछे हैं। इस सब का एक संयुक्त जो सम्मिलित असर पड़ा है कि अपराधों में, गंभीर अपराधों में कमी आई है और अपराधियों में भय पैदा हुआ। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप है इसलिए सब संभव हुए। 70 करोड़ की ड्रग्स का मामला पूरे देश भर में ये कहीं ना कहीं खबर फैली और इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की, और दूसरे राज्य में जाकर कार्रवाई की तो वहाँ की पुलिस भी कहीं ना कहीं तनाव में आई। कैसे सर उन लोगों तक पहुंचे थे, क्या प्लानिंग की थी, और आगे भी इस तरीके के माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है? युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ड्रग्स है जी। ये हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा देश है, और इस युवाओं की शक्ति का हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब उनकी सकारात्मक ऊर्जा का हम सही उपयोग करें। अगर उनकी ऊर्जा का हम सही उपयोग नहीं करते हैं तो कई बार ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो युवाओं की सकारात्मकता को छीन करके उन्हें ड्रग्स, अपराध जैसे अंधेरी खाई में ढकेल देते हैं। ऐसे में जब ऐसी सूचनाएं मिली तो पुलिस ने इसे उच्च प्राथमिकता से लिया। जब पुलिस लगातार इसकी तह में उतरती गई तो पाया गया कि इसकी जड़ें सिर्फ यहाँ नहीं है, इसकी जड़ें कई राज्यों में फैली हैं। 5-6 राज्यों में इसके अलग अलग चेन हैं और अलग अलग चुनौती के रूप में है। हमारी टीमों ने वहाँ भी लगातार काम किया और अंततः लंबी मेहनत के बाद पुलिस ने इस न से सबसे बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम उन अपराधियों को बेनकाब किया, गिरफ्तार किया जो कि हमारी व्यवस्था के लिए खतरा थे। और उन पुलिस को भी, वहाँ का स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई। स्थानीय तौर पर नेटवर्क के सारे पर्क उतरे गए, उनके सारे इस तरह के अवैध निर्माण से लेकर के इरादों तक का ध्वस्त किया गया। और इसका असर ये हुआ कि इस तरह ड्रग्स के मामलों में बेहद कमी आई है और निश्चित तौर पे युवाओं को निकालने में पुलिस सफल हुई है। क्या सर ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं? ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते होंगे आपके पास, इस तरीके की कार्रवाई जो आपने की इसे आगे भी रखे जा रही। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे तनाव में होते, वो ड्रग्स की आदत पकड़ लेते हैं, और अगर ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ऐसे काले काम करने लगते हैं जिससे कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं। कई ऐसे परिवार के उनके अभिभावक आए, कई ऐसे लोग आए जो इस परिस्थिति से निपटने के बाद बेहद ही खुश थे। उन्हें लगा कि एक राहत मिल गई, उनके बच्चा इससे निकल रहा है। उस कई चीज़ों के बारे में जो इन चीज़ों को कई बार छोटे पार्टियों में जो स्वीकृति मिलने लगी थी उस पर तगड़ा झटका लगा। एक लगा कि कितना बड़ा अपराध है, गुनाह है, कितने सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इस पे इनके बीच भी एक बहुत नकारात्मक इन चीज़ों को युवाओं ने समझा। कई बार छोटे छोटे ग्रुप्स में और इस तरह घटनाएं होती हैं तो एक युवा जो कि एक गांव से आया होता है और शायद बहुत ज़्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होता, वो शायद पहले नजर में समझने लगता है कि ये चीज़ें स्वाभाविक हैं और वो भ्रम में इन चीज़ों को खाने लगता है, और जब तक वो संभलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इन लगातार कार्रवाइयों से, लगातार इस तरह के पुलिस के सख्त रवैये से, सख्त रुख से, इन अपराधियों पर कड़ी प्रहार से इस तरह के न सिर्फ इनका मनोबल टूटा, बल्कि जो युवा जो इसके शिकार हो सकते थे उन्हें भी इस चीज़ को समझने में मदद मिली कि कितना बड़ा अपराध है और किस दलदल में वो फंस चुके थे। और अंततः इससे इनको निकालने में न सिर्फ पुलिस सफल हुई बल्कि बहुत सारे हजारों ऐसे युवा जो भविष्य में शिकार हो सकते थे उन्हें भी बचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि इंदौर की होटलों से लगा के, पबों से लगा के, रेस्टोरेंट से लगा के सब जगह सर्चिंग की गई। हर एक जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस ने जो है चेकिंग अभियान चलाया, वहां से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है आम लोग भी परेशान नहीं हुए और माफियाओं पर कार्रवाई हुई। इसके ड्रग के परिवहन से, ड्रग के निर्माण से, ड्रग के विक्रय से जुड़े हुए थे और इस नेटवर्क के, इस तंत्र के कहीं ना कहीं सूत्रधार थे। पुलिस ने
जो सामने दिख रहे थे उन पे भी, जो पर्दे के पीछे थे उन पर भी, दोनों पर प्रहार किया। उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। जी। इसका एक बड़ा इसका बड़ा सकारात्मक असर रहा और इससे एक तरह की पूरी इस तरह की एक जो टीम थी इनके पूरे जो अलग-अलग राज्यों में फैली थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें मुख्य तौर पे युवाओं के भविष्य के लिए यह कदम, यह कार्रवाई, यह सफलता बड़ी निर्णायक रही। लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मकान या दुकान या किसी बिल्डिंग में लगाकर वो अपने घर को पालने के लिए एक बिजनेस का प्लान करते हैं। कई बार उनके जो पैसे ऐसी जगह उलझ जाते हैं कि वो कहीं न कहीं अपने आप को सुसाइड करते हैं या कहीं और लोगों के बीच में जाके वो बात को रखते, पुलिस को शिकायत करते। पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं माफियाओं पर जो अवैध निर्माण कर रहे थे या अवैध तरीके से कॉलोनियाँ काट रहे थे, उन पर आपने कार्रवाई की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस को बधाई भी दी। हाँ, इस तरह के आम व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाले हर कदम को पुलिस ने प्राथमिकता में रखा है और उसे हर असामाजिक तत्व पर प्रहार किया है जो व्यवस्था के लिए खतरा है, जो आम लोगों के कानून पर आस्था को डिगाता है। ऐसे हर माफिया पर कार्रवाई हुई है और हाल के दिनों में न सिर्फ वैधानिक कार्रवाई हुई है बल्कि पुलिस ने उनके जो अवैध निर्माण हैं, जो बाकी उनके अवैध गतिविधियां हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी कई विभागों से मिल करके संयुक्त कार्रवाई भी की है। ट्रैफिक को लेके इंदौर के आप बहुत सक्रिय सर, कहीं प्लान आपने बनाए हैं? उन प्लानों पे कैसे काम किया जा रहा है और लोगों को आने वाले समय में कहाँ तक राहत मिलेगी? मुख्य तौर पर ट्रैफिक को लेकर के अगर हम देखें तो कुछ आधारभूत संरचना विकसित करने का काम चल रहा है। आधारभूत संरचना के साथ-साथ पार्किंग को लेकर के चल रहा है, वन वे रोड को लेकर के चल रहा है और साथ ही साथ जो सड़क सुरक्षा की समिति की बैठक होती है उसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में भी चर्चा इसमें की जाएगी और जल्द ही इनसे जुड़े मुद्दे जो कि आधारभूत संरचना को प्रभावित करते हैं उसमें करेंगे। आने वाले आप 1-2 दिनों में देखेंगे कि लगभग 10 नए जो टीआई हैं, 10-11 नए टीआईओं की भी पदस्थापना होगी। आने वाले लगभग 4-5 दिनों में इस तरह की कार्रवाई होगी, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि ट्रैफिक को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए और मुख्य तौर पे अपनी यातायात व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। थानों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए और क्या सुविधाएं उसमें लाई जाए सर, इसको लेकर क्या तैयारी है? थानों को तकनीक से जोड़ा जाए, तकनीक से जोड़ने के लिए आधुनिक उपकरण दिए जाएँ, मुख्य तौर पे वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अद्यतन किया जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पुलिस काम कर रही है। लगातार पुलिस अपडेट भी हो रही है, लगातार संसाधन भी बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संसाधन और बढ़ेंगे और हमारे जो टीम है बेहतर ढंग से काम करेगी। बहरहाल अभी भी तमाम उपकरण हैं लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य में इसके और ज़्यादा अद्यतन होने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके काफ़ी जागरूक है। उनका अभियान भी चल रहा है कि जो बच्चियां, जो महिलाएं गुमशुद हो चुकी है, उन्हें रिकवर किया जा रहा है और उन लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है जो बहला फुसला कर लेकर जाते हैं, अपना नाम छुपाकर शादी कर लेते हैं। उन लोगों पर कितनी कार्रवाई की गई है सर? मुख्य तौर पे इसमें वैधानिक जो भी प्रक्रियाएं हैं अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर किसी ने अंधेरे में रख करके, भ्रम में रख करके अगर इस तरह की कार्रवाई की है तो उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया आ चुकी है और उस सांचे में ठीक बैठने पर उसमें भी सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से पुलिस कहीं न कहीं चौबीसों घंटे काम करती है, कहीं हमारे पुलिसकर्मियों को मकान नहीं मिलते हैं, कहीं बार उन्हें कहीं दूर से आना पड़ता है, तो उन्हें कहीं न कहीं थानों के आसपास ही क्वार्टर्स ही ये अवेलेबल हो, क्योंकि कहीं बार ऐसा सुनने में आता है क्वार्टर्स की समस्या है और क्वार्टर्स को देखें तो अभी लगभग अभी 150 मकान अगले आने वाले 4-5 दिनों में पुलिसकर्मियों को आवंटित हो रहे हैं। हालांकि 150 जिस तरह की जितनी मांग है उसके अनुपात में बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में पहले पुलिस का जो विस्तार होता था वो जमीन पर मकानों के निर्माण से था, लेकिन अब जो नई योजना है सभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की है, तो अब उतने ही जमीन में कई 100 जवान आ सकते हैं। इसलिए पुलिस लाइन के जो पुराने मकान हैं वो तोड़े जा रहे हैं, उनको तोड़ करके और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी और उसके बाद फिर इन जवानों की भी जो समस्या है, निश्चित तौर पर मकान की समस्या को भी आने वाले कुछ समय में हम लोग हल कर लेंगे। जिस तरीके से आप अभियान चलाते हैं सर युवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं युवा डिप्रेशन में होते हैं, वो सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं, वो किसी प्रकार का भी डिप्रेशन हो, आप लगातार उनसे कन्वे करते हैं, आपकी टीम कन्वे करती है, उन लोगों की कितनी ऐसी जान बचाई गई है अभी तक? ऐसे सैकड़ों युवाओं की जान बचाई गई है। मुख्य तौर पर युवा जो है उसमें अदम्य ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप दिया जाए, अगर ऊर्ध्वमुखी हो, अगर उसको सकारात्मकता दिया जाए तो वो युवा एक अच्छा वैज्ञानिक, चिंतक, एक अच्छा कलाकार, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ समाज में प्रकाश फैलाता है। अगर उसकी ये ऊर्जा नकारात्मक प्रवाह ले
तो न सिर्फ वो बाहर ध्वस्त करता है, जी। कई बार अपने को भी मार डालता है, अपने को भी ध्वस्त कर डालता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि इस युवा के रूप को सकारात्मकता दी जाए। इसकी सोच को इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं क्योंकि युवाओं के सपनों में, महत्वाकांक्षाओं में और उनकी जो क्षमता है दोनों में अंतर है रहता है। कई बार युवा उसको समझ नहीं पाते और डिप्रेशन में आकर के घटनाएं इस तरह की कर देते हैं। ऐसे में पुलिस ने इस तरह के अवसाद से निकालने के लिए, इस तरह की मनस्थिति से बाहर उबारने के लिए संजीवनी नामक हेल्पलाइन भी इंदौर में शुरू की है, जो कि बेहतर ढंग से काम कर रही है। और ऐसे जब युवाओं के केसेज आते हैं, उनकी समस्याएं आती हैं, इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो पुलिस उसको गंभीरता से लेती है, कार्रवाई करती है और उनको इस मनस्थिति से उबारने में पूरी तरह योगदान। आपकी ये योजना है सर, जो दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी एक्सेप्ट की और वो भी सीखते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग आपसे संपर्क करते हैं और कैसे आप उन्हें बताते हैं कि युवाओं को इसे समझाना चाहिए जिससे वो कि इस तरीके के कदम ना उठाए? मुख्तर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि जो सकारात्मक चीज़ है, जो हमें मजबूती दे, हमारे युवाओं को मजबूत करे, हमें सकारात्मकता भरे, हमें लगता है कि हर पुलिस इसी भावना के अनुरूप काम करती है। कई बार कुछ जगहों पे ऐसी संस्थाएं नहीं होती, ऐसी यूनिट नहीं होती। ये पुलिस की देखें तो सीधी जो जिम्मेदारियां हैं शायद उनमें नहीं है। पुलिस की जो बृहत्तर अगर हम योजनाओं की बात करें, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की बात करें, अगर मुख्तर कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें, अगर हम पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें, तब ये समस्या बिल्कुल पुलिस के लिए वाजिब है, पुलिस की चिंता का विषय है। क्योंकि हम भारत के किसी भी शहर की अगर हम बात करते हैं, तो उस शहर में, किसी भी शहर में जितनी घटनाएं होमिसाइड यानी कि हत्याओं की होती हैं, किसी भी बड़े शहर में उससे 4 से 5 गुना घटनाएं आत्महत्या की होती हैं। तो यानी कि और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में युवा अगर हाथ धो रहे हैं, क्या सिर्फ कानूनी प्रावधान के कारण, क्या सिर्फ मॉडस ऑपरेंडी के कारण हम उसको नज़रअंदाज कर दें? आखिर युवाओं की जान तो जा रही है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया और जब प्रयास किए गए तो इसके परिणाम बड़े सकारात्मक रहे। अब कहीं न कहीं जो क्राइम है सर, वो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और अब जैसे ही कोरोना महामारी हुई तो लोगों ने क्राइम करने की जो घटना है वो अलग-अलग तरीके से, किसी के पास ओटीपी आता है, किसी के बैंक से पैसा चला जाता है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उस तरीके के अपराधी पर कैसे नकेल कसी जाएगी? मुख्य तौर पर साइबर क्राइम को लेकर के भी पुलिस बड़ी सतर्क रही है और अभी हाल के दिनों में देखेंगे एक OLX पर एक बड़ा गैंग चल रहा था, उसको अभी इंदौर में पकड़ा गया है। कुछ इस तरह की और भी गैंग्स को अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया है। साइबर ने न सिर्फ पूरे दुनिया को एक साइबर विलेज में बदला है, बल्कि इस तकनीक ने एक अपराधियों के हाथों को भी हर घर तक पहुंचा दिया है। तो इसलिए जब साइबर तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें, छोटी छोटी जानकारियों को हम शेयर ना करें, किसी भी तरह के आकर्षक प्रलोभन में ना आए और इन चीज़ों के प्रति हम सतर्क रहते हैं तो हम चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो कई बार इस तरह की चुनौतियों के बीच में हम उलझ जाते हैं और समान तौर पे पुलिस अगर ऐसी शिकायत समय पर मिल जाती है तो इनमें कड़ी कार्रवाई करती है, इन आरोपियों तक पहुंचती है। कई बार लेयर्स होते हैं, कई बार इनका पहुंचने में समस्याएं आती हैं, लेकिन पहुंचना असंभव नहीं है। पुलिस ने बड़ी से बड़ी चुनौती को निपटाया है, वहां तक पहुंची है, अपराधियों को पकड़ा गया है, उसके जड़ को पूरी तरीके से निर्मूल किया गया है। तो ये अगर समय पर पुलिस को शिकायत मिलती है तो पुलिस उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। कहीं लोग सर जानकारियां देना चाहते हैं गोपनीय, उन लोगों को डर रहता है कि उनका नाम उजागर ना हो, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसे गोपनीय नंबर रहते हैं? वो ऐसे तमाम लोग हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों को, हम लोगों को भी व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं, मोबाइल में सूचना दे सकते हैं, ऑफिस में, कार्यालय में बता सकते हैं, ईमेल आईडी पे बता सकते हैं, ट्विटर पर बता सकते हैं, ट्विटर पे इनबॉक्स में बता सकते हैं और फातिफात फ़ोन, इनबॉक्स, मैसेज, ये तो चीज़ें हैं ही। बाकी इसके अलावा जो हमारे सिटीजन कॉप है, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में उसमें शिकायतें आती हैं, उस पर बता सकते हैं और बाकी समान तौर पे जो आवेदन के जो अलग अलग स्वरूप है उसमें दे सकते हैं। लेकिन गोपनीयता के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और फातिफात जो तकनीक के अलग अलग स्रोत हैं, जो इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उसमें दे उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और अगर गोपनीय रहने के साथ साथ उसमें पूरी तरह से इंश्योर किया जाता है कि व्यक्ति सुरक्षित रहे। अगर लगता है कि मामला बहुत संवेदनशील प्रकृति का है, सूचना बहुत गोपनीय है, तो वरिष्ठ अधिकारियों को बता सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो तत्काल उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। ये संभाग लेवल पे भी जिस तरीके से काम किया जा रहा है सर, जो आपकी संजीवनी योजना, ये क्या आप संभाग लेवल पे भी चलाई जाएगी, जिलों लेवल भी चलाई जाएगी?
इसमें अभी हालांकि शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस पे हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दूसरे इस तरह के ज़िले हैं जहाँ इस तरह से समस्याएं हैं, वहाँ भी इसका विस्तार किया जाएगा। आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस कोविड के समय में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने माता-पिता को, अपने परिवार को और पुलिस परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड को लेकर के हम पूरी तरह से सतर्क रहें, सुरक्षा के मानकों का पालन करें। हम न सिर्फ अपने परिवेश में इन चीज़ों को फैलाएं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी, अपने उनको पालन करने के आचरण से भी इन चीज़ों के प्रति गंभीरता का संदेश दें। हो सकता है पिछली बार इस चुनौती से हम निपट चुके थे, उसी तरह की चुनौती हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे सामने हो। इसलिए हम मानसिक तौर पर इसके लिए दृढ़ता से तैयार रहें, और आने वाले समय में अगर चुनौती आती है तो हम जानते हैं कि हम अपनी एकजुटता से, अपने संकल्प शक्ति से इस पर उसी तरह विजय प्राप्त करेंगे जैसे पिछली बार किया था। यह जरूर है कि हम इन चीज़ों को लेकर के अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए जागरूक करें कि इन नियमों का पालन करें, क्योंकि फातिफा टीकाकरण में जब उनकी बारी आती है, टीकाकरण भी करवाएं। ये चीज़ें धीरे धीरे इससे उबारने में हमें मदद करेंगी, और अनावश्यक हम बाहर या अनावश्यक न निकलें। अगर चीज़ें अपरिहार्य हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम चीज़ों में ज़्यादा किसी तरह की पार्टी, किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन, बड़े बड़े जो भी कार्यक्रम हैं, उन चीज़ों को रद्द किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, उनका हम पालन करें। और मुख्य तौर पे हम किसी भी आयोजन पर सोचें कि कहीं इस तरह के आयोजन से हमारा जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, मुख्य तौर पे इससे लड़ने का जो पूरा तंत्र है, कहीं वो प्रभावित तो नहीं होगा। अगर हम संतुष्ट हैं तब हम करें, अदरवाइज इन चीज़ों को हमें दूर रखना है, अवॉइड करना है, इनसे दूरी बना कर रखनी है, ताकि एक बेहतर और स्वस्थ माहौल में एकजुटता के साथ इस चुनौती से हम लड़ सकें। तो बिल्कुल कहीं न कहीं इंदौर के आईजी हरिनारायण मिश्र और उनकी टीम लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही है, और इस कोविड के समय में रात-दिन पुलिस काम करती है। कोरोना महामारी शुरू हुई और इंदौर का पदभार संभाला गया डीआईजी हरिनारायण मिश्र जी ने, और अब आईजी बने तो पूरे संभाग में भी वो कहीं न कहीं तेज़ी से जा भी रहे, सर्वे भी कर रहे, लोगों से भी मिल रहे और थानों का भी सर्वे कर रहे। तो कहीं न कहीं कोविड के इस काल में लोगों को अपने घर से जब निकलना हो, अपने काम जो महत्वपूर्ण हो, उसी के लिए निकले, और इस कोविड से बचने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आप जितना घर से कम बाहर निकलेंगे, इतने आप सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत। नमस्कार।